कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे राजस्थान और दिल्ली के रिलेशंस के बारे में। यदि आपसे पूछे कि राजस्थान और उसके पास में दिल्ली है, क्या इनके बीच में कोई संबंध था, तो हम बताएंगे कि हाँ, इनके बीच में काफ़ी बड़े बड़े संबंध रहे हैं। और वो संबंध किस तरह के रहे हैं तो उसके बारे में आज बात करेंगे। मतलब कौन कौन से क्षेत्र हमारे, एक तो राजस्थान है और एक दिल्ली सल्तनत है। शुरुआत करते कहाँ से, जब हमारे हर्षवर्धन का समय था, जब हमारी 6वीं और 7वीं शताब्दी थी, तो उस समय क्या भारत के अंदर हर्षवर्धन का शासनकाल था। अब जैसे हर्ष की मृत्यु हुई या हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, उसके बाद क्या हुआ, हमारे पूरे देश की जो एकता थी वो एक ही झटके में समाप्त हो गई। अर्थात हर्षवर्धन ने क्या किया था, पूरे देश को एक सूत्र में पिरोकर रख रखा था और भारत के अंदर जो हमारे हिंदू साम्राज्य है उसकी एक नींव को मजबूत बनाकर रखा था। लेकिन जैसे हर्ष की मृत्यु हुई तो जितने भी राजा थे उन्होंने क्या, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और भारत की राजनीतिक एकता इससे समाप्त हो गई। ये खबर बाहर भी चली जाती है और जितने भी दूर दूर के राजा थे वो क्या, अपने आप को स्वतंत्र मान लेते हैं। अब क्या हो गया कि जो भी राजा स्वतंत्र हुए वे अपनी अपनी सीमाओं को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और अपनी अपनी प्रभुता को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी नए राज्य बन रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने अपने को बड़ा राजा, महाराजा धीराज, विक्रमादित्य, तो इस तरह बड़े बड़े राजा बनने की कोशिश करते हैं। और जब ऐसी कोशिश करते हैं तो उनके बीच में लड़ाइयाँ होना लाजमी है, अर्थात लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती है। अब जब सारे के सारे राष्ट्र क्या आपस में लड़ते रहेंगे, कन्नौज उज्जैन से लड़ेगा, उज्जैन प्रतिहार से लड़ेगा, प्रतिहार राष्ट्रकूट से लड़ेगा, राष्ट्रकूट पल्लव से लड़ेगा। तो जब सारे के सारे राजवंश या सारे के सारे क्षेत्र उत्तर दक्षिण से लड़ेगा, पूर्व पश्चिम से लड़ेगा, तो सारे के सारे जब लड़ेंगे तो क्या होगा, भारत, तो भारत हमारे राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से कमजोर होने लग जाएगा। और हमें भी पता है, जब घर में कलह हो, घर में जब लड़ाई हो रही हो, तो सबसे पहला काम क्या होता है, बाहर वाले घर के अंदर झांकना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि भारत के बाहर के लोग जैसे तुर्क, फारसी, यवन, तो ये क्या है, इनकी नज़र सीधी कहाँ पड़ती है, भारत पर, क्योंकि भारत क्या है, एक सोने की चिड़िया था। तो अब देखा उन्होंने कि भारत में तो सारे के सारे जो राज्य है, राजवंश आपस में लड़ रहे हैं, तो क्यों नहीं इस स्थिति का लाभ उठाए। तो ऐसी राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर जो हमारे बाहरी आक्रमणकर्ता थे उन्होंने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि यदि हम आक्रमण करेंगे तो भारत के अंदर कोई भी एक राजा ऐसा नहीं है जो हमारा सामना कर सके, और बाकी सारा राजा मिलके कभी भी हमारा सामना करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो वैसे भी एकजुटता नहीं है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर जो हमारे तुर्की आक्रमणकारी थे, महमूद गजनवी, जो कहाँ से थे, गजनी के, वो भारत पे 17 बार आक्रमण करते हैं। ये कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि जो हमारे महमूद गजनवी है भारत पर कितने 17 बार आक्रमण करेंगे, और भारतीय किसी भी योद्धा के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वह इसको आक्रमण को रोक सके। यहाँ तक कि जो आक्रमण होते थे, जैसे हमारे महमूद गजनवी थे, ये भारत में आके भारत के मंदिरों को भी तोड़ देते थे और भारत की जो अपार धन संपदा थी इसको लूट कर ले जाते थे। अब यही बात आती है कि जैसे जैसे भारत कमज़ोर होता जाएगा तो ये आक्रमण बढ़ते जाएंगे और फिर आपको पराधीन होने की संभावना ये भी बढ़ती जाएगी। खास बात देखें तो खास बात यह है कि जो हमारे 1025 के अंदर जो हमारे गुजरात के अंदर सोमनाथ मंदिर है, इस पर भी आक्रमण किया था। किसने? महमूद गजनवी ने। और यहाँ तक कि मंदिर को तो तोड़ फोड़ दिया, साथ ही साथ पूरा पूरा धन भी उठा के ले गए। अब महमूद गजनवी ऐसा नहीं था कि जो किसी को माफ़ कर दे। तो यह क्या है, महमूद गजनवी के आक्रमणों से क्या होता है, भारत की स्थिति व जो भारत के जो प्रतीक है, कई मंदिर भारत की संस्कृति के जो प्रतीक है, ये मिसप्रिंट हो गया, इस संस्कृति है, यहाँ पे क्या आएगा, संस्कृति आएगा। भारत की संस्कृति के जो प्रतीक थे, कई मंदिर थे, अर्थात जो हमारे विश्वनाथ मंदिर है, सोमनाथ मंदिर है, तो हमारे कई ऐसे मंदिर हैं जो पूरी दुनिया के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे अब तो हमारे अयोध्या में जो हमारा राम मंदिर है, तो ऐसे मंदिर क्या है, भारत की संस्कृति का प्रतीक होते थे। तो ये महमूद गजनवी आता है और ऐसे मंदिरों को तोड़ देता है
और इससे क्या है, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वो नष्ट हो जाती है। अब महमूद गजनवी की बात करें तो एक समय के बाद उनके आक्रमण खत्म हो गए। तो ऐसा थोड़ी है कि उसके बाद भारत पर किसी ने आक्रमण ही नहीं किया। तो भारत क्या है, राजनीतिक अस्थिरता के कारण सभी के आक्रमणों का केंद्र बनता जा रहा था। तो महमूद गजनवी के बाद कौन आते, हमारे मोहम्मद गोरी। कौन आते हैं, मोहम्मद गोरी। और ये कहाँ से थे, गौर प्रदेश से। तो महमूद गजनवी तो गजनी से थे, तो मोहम्मद गोरी हमारे गौर प्रदेश से थे। फिर उन्होंने भारत पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। और जैसे मोहम्मद गोरी ने आक्रमण करना शुरू किया तो हमारे पृथ्वीराज चौहान से उन्होंने लड़ाई की। दूसरा हमारे युद्ध लड़ा। तो दूसरा युद्ध लड़ते ही जो पृथ्वीराज चौहान उससे हार जाते हैं और भारत के अंदर क्या है, मोहम्मद गोरी का शासनकाल स्थापित हो जाता है। भारत में क्या, इससे क्या, मुस्लिम साम्राज्य का बीजारोपण हो जाता है। अब मोहम्मद गोरी का और जो हमारे पृथ्वीराज चौहान का युद्ध की बात करें तो ये हमारे तराइन के युद्ध थे। तराइन के युद्ध में हमारे मोहम्मद गोरी जीत जाते हैं। अब ऐसे देखें तो जब मोहम्मद गोरी जैसे भारत पर आक्रमण करता है उस समय कुछ राजा क्या है, अपने आप को पूरी तरह से स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे और भारत के जितने भी राजा थे उनको एकजुट करने का प्रयास कर रहे थे। तो ज़्यादा भी नहीं तो दूसरे जो आक्रमणकारी थे उनका वो थोड़ा बहुत तो प्रतिरोध कर ही पाते थे। तो जैसे मोहम्मद गोरी आते हैं तो मोहम्मद गोरी का एक बार तो सामना करते हैं कौन, हमारे पृथ्वीराज चौहान, और बुरी तरह से उनको खदेड़ देते हैं। तो मोहम्मद गोरी की बात करें तो भारत में उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी और उसकी खास लड़ाई किससे मानी जाती है, अजमेर का शासक था हमारा पृथ्वीराज चौहान, जिससे क्या है उसके दो युद्ध होते हैं, तराइन का पहला और तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन के पहले युद्ध की बात करें तो 1191 में पहला युद्ध होता है। कब, 1191 में तराइन का पहला युद्ध होता है। और इस युद्ध की बात करें तो गोरी बुरी तरह से हार जाता है और वहां से भाग छूटता है। क्यों, क्योंकि गौरी के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो पृथ्वीराज चौहान को एक बार में हरा सके। तो पृथ्वीराज चौहान क्या है, तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को हरा देता है। लेकिन क्या, भारतीय जो संस्कृति होती है उसकी में कुछ अच्छाइयाँ भी है और कुछ इन ये जो अच्छाइयाँ है उसमें इसकी वजह से कुछ कमियां भी निकल के आती है। जैसे पहली चीज़ तो आती है कि जैसे यदि कोई दुश्मन सेना भागती है तो भारतीय संस्कृति में भागती हुई सेना के पीछे से वार नहीं किया जाता है। जबकि कहा जाता था कि मोहम्मद गोरी यदि भाग रहा था तो पृथ्वीराज चौहान को उसको पकड़ के उसको मार देना चाहिए था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान भारतीय संस्कृति के पोषक थे, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले थे। तो हमारी संस्कृति ये कहती है यदि शत्रु भाग रहा है, शत्रु माफ़ी मांग लेता है, शत्रु अपनी हार स्वीकार कर लेता है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। तो मोहम्मद गोरी चला जाता है, लेकिन मोहम्मद गोरी भी क्या कम नहीं था, वो भी असली तुर्क था। तो वह भी क्या करता है कि जाता है और अपनी सेना को दुगनी तेजी के साथ बढ़ाने की कोशिश करता है, क्षमताएं बढ़ाता है, प्लस साथ साथ नई योजनाओं के साथ भारत पर या अजमेर पर दोबारा से आक्रमण करता है। कब, तराइन के दूसरे युद्ध में। अब तराइन के दूसरे युद्ध की बात करें, 1192 में हमारे तराइन का दूसरा युद्ध होता है। अब उस युद्ध में क्या है, हमारे पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। अब पृथ्वीराज चौहान की भी एक थोड़ी सी कमी ये थी कि जैसे मान लो कि हमारा अजमेर का इलाका है, तो पृथ्वीराज चौहान की सेना क्या करती थी, चारों तरफ युद्ध लड़ने का प्रयास करती थी। क्या, चारों तरफ युद्ध लड़ने का प्रयास करती थी और अपने जो साम्राज्य है उसको बढ़ाने की कोशिश करती रहती थी। तो इससे क्या है, उसकी सेना हमेशा थकी हुई रहती थी। हमेशा क्या कैसे रहती थी, थकी हुई रहती थी। क्यों, क्योंकि उन्हें हर एक दो महीने के अंदर कोई ना कोई युद्ध लड़ना पड़ता था। अब अचानक मोहम्मद गोरी एक तरफ से, जैसे मान लो ये मोहम्मद गोरी एक तरफ से आक्रमण कर देता है, यहाँ से मोहम्मद गोरी का आक्रमण हो जाता है। तो सारी की सारी सेना क्या एक जगह इकट्ठा होना उसके पास संभव नहीं हो पाया, सारी की सारी सेना उसकी इकट्ठी नहीं हुई। साथ ही साथ जो उनके राजा थे उन्होंने भी उसका पूरी तरह से साथ नहीं दिया। तो जो हमारे पृथ्वीराज चौहान है ये कमज़ोर पड़ जाते हैं और ये युद्ध हार जाते हैं। लेकिन कई जो किताबें जैसे हमारी चंद्रवरदाई है, इन किताबों के अंदर ये बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान हारने के बाद भी मोहम्मद गोरी को मार देते हैं। और कई किताबों में ये बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान क्या है, मोहम्मद गोरी के अंडर अजमेर में काफ़ी समय तक है ना शासन भी करते रहते हैं। लेकिन वो बातें तो अलग है, उन बातों से भारतीय संस्कृति या भारतीय इतिहास को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जबकि फ़र्क किससे पड़ता है कि मोहम्मद गोरी के आने के बाद भारत के अंदर मुस्लिम शासन स्थापित हो जाता है। जो हमारा हिंदू शासन है वह समाप्त हो जाता है और
कौन सा शासन शुरू हो जाता है? मुस्लिम शासन शुरू हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात थी। इसी वजह से इस युद्ध को हम क्या कहते हैं? भारत के इतिहास का निर्णायक युद्ध कहते हैं। कौन सा? तराइन के दूसरे युद्ध को, जो 1192 को हुआ था। अब ये विजय हो गई। अब इस विजय की वजह से क्या होता है? जो हमारे विदेशी आक्रमणकारी तुर्क थे, ये भारत में अपना शासन स्थापित करने की जो इनकी मंशा थी, ये इनकी पूरी हो जाती है। अर्थात इनकी जो इच्छा थी भारत में शासन स्थापित करने की, ये पूरी हो जाती है। अब भारत की संस्कृति की ये और विशेषता होती है कि दूर से देखते हैं तो भारत पे आक्रमण करने की इच्छा करती थी, लेकिन जब भारत में आ जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति हो वो भारत का ही हो जाता है। तो तुर्क जो थे वो भारत के अंदर आते, लूटने की मंशा होती है। शुरू में मोहम्मद गोरी हो या मोहम्मद गजनवी हो, ये केवल लूटने की मंशा से आते थे। लेकिन जब एक बार उन्होंने शासन स्थापित करने की सोची तो वो सारे के सारे लोग कैसे हो गए? हमारे भारत के ही बन गए। तो धीरे धीरे देखें तो मोहम्मद गोरी का आखिरी की बात करें तो 1200 में खोखरों का के विरुद्ध उन्होंने युद्ध लड़ा था। किसने? मोहम्मद गोरी ने। और उसके बाद कोई भी युद्ध नहीं लड़ा। और मोहम्मद गोरी की बात करें, जब वो वापस गौर प्रदेश जा रहा था तो झेलम नदी के किनारे पे खोखरों ने उसकी हत्या कर दी, क्योंकि जो जैसा होता है उसका अंजाम वैसा ही होता है। तो हमारे जो झेलम नदी के किनारे है, खोखरों ने क्या है? उसकी हत्या कर दी। अब बात करें मोहम्मद गोरी की, तो मोहम्मद गोरी को बेटा तो था नहीं जो वो किसी को भारत का राजा बनाते, या फिर कि जो जो प्रदेश उन्होंने जीते थे उनका राजा बनाते। तो मोहम्मद गोरी का कोई बेटा नहीं था। तो मोहम्मद गोरी की जैसे पता चलता अचानक मृत्यु हो गई, तो उसके जितने भी सेनापति थे, सूबेदार थे, वो इकट्ठा होकर बोले कि अब राजा हम बनेंगे, अब राजा हम बनेंगे। तो उन सब में क्या, सत्ता को प्राप्त करने के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो गई, अर्थात संघर्ष शुरू हो गया। और ये संघर्ष की बात करें तो संघर्ष में फिर जीत किसकी हुई? उनके एक गुलाम की। गौरी का गुलाम कौन था? सूबेदार कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जीत जाता है। जीतने का मतलब सर्वसम्मति से तय करते हैं कि अब कौन राजा बनेगा हमारे, या बादशाह बनेगा? हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है। और जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक बनता, कुतुबुद्दीन को पहले से भी पता था कि वह एक गुलाम है। वह क्या है? गुलाम है। तो उसके जब शासन स्थापित होता है उसे गुलाम वंश कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खरीदा जाता था, और खरीदने के बाद जैसे पहले सैनिक बनाया जाता था, अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे तो अच्छी परफॉर्मेंस के आधार पर उनको बढ़ाते बढ़ाते सेनापति बन गया था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब वह गुलाम था, उसे पता था जितने भी हमारे सूबेदार है बाकी के और सेनापति है, उनमें वह श्रेष्ठ है केवल, नहीं तो सब समान है। तो इनके शासनकाल में देखा जाता था, जब सभाएं होती थी तो खुद हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक है वह भी जमीन पर बैठा करता था सभी के साथ। कभी भी ये फील नहीं कराने की कोशिश करता था सभी को कि वो भारत का बादशाह है, या भारत वो और बाकी सब उनके नीचे है। लेकिन कालांतर में जैसे जैसे शासक आगे बढ़ते जाएंगे, बादशाह आगे बढ़ते जाएंगे, वह अपने आप को सुप्रीम या फिर हमारे जो ईश्वर का अवतार घोषित करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का राजा बनता है, भारत के अंदर क्या है? मुस्लिम शासन स्थापित हो जाता है। अब ये जो मुस्लिम शासन है जो हमारी दिल्ली सल्तनत में शुरू होता है, तो ये कहाँ से? 1206 से शुरू होता है और 1526 तक चलते 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 चला जाता है। अर्थात जो हमारे कौन कौन सी 5 डायनेस्टी होती है जो इसके अंदर वो क्या कहते हैं, शासन करती है। जैसे हमारी स्लेव डायनेस्टी, जिसको गुलाम वंश कहते हैं, फिर आती है हमारी खिलजी वंश, फिर आता है हमारा तुगलक वंश, फिर आता है हमारा सैयद वंश, और फिर लास्ट में हमारा आता है लोधी वंश। और लोधी में फिर हमारे 1526 में इब्राहिम लोधी आते हैं। उसमें जो बाबर से वो पानीपत का युद्ध हार जाते हैं, और पानीपत के पहले युद्ध इब्राहिम लोधी से हारने के बाद सल्तनत राज खत्म हो जाता है। और फिर हमारे किसका शुरू होता है? हमारे मुगल काल शुरू हो जाता है। इसी दौरान क्या है, जो बहुत सारे राजवंश है उन्होंने दिल्ली पे राज किया था। जैसे हमारे गुलाम वंश है, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, तो इस तरह बहुत सारे राजवंश थे जिन्होंने दिल्ली पे राज किया। लेकिन ये राज करने वाली बात देखें तो लेकिन हिंदू कभी भी पीछे नहीं रहे, या फिर हिंदुओं ने इनको कभी भी दिल से स्वीकार नहीं किया। कुछ डायनेस्टी है जैसे कि हमारी अजमेर और जयपुर की आमेर डायनेस्टी है, जो कछवा वंश है, उन्होंने क्या है दिल से जो हमारे मुगलों के शासन को स्वीकार कर लिया था। लेकिन जो हमारे जैसे मेवाड़ है, मारवाड़ है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जिन्होंने कभी भी दिल से न तो मुगलों को स्वीकार किया, ना ही हमारे सल्तनत काल के शासन को स्वीकार किया। और उन्होंने समय समय पर उनको चुनौती देते रहे। जैसे हमारे रणथंभौर के शासक थे हमीर देव चौहान, बहुत सारे शासक थे। तो ऐसी इस तरह बहुत सारे शासकों ने, जैसे राजा मालदेव है,
हमारे महाराजा राज सिंह है आमेर वो मेवाड़ के, तो उन्होंने क्या है इन शासनों को बार बार और समय समय पर क्या चुनौती देना स्वीकार किया। अब हम बात करेंगे राजस्थान के कौन कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने दिल्ली के शासन अर्थात जो हमारे सल्तनत काल हो या मुगल काल हो इनको चुनौती देनी शुरू की थी। सबसे पहले आते हैं हमारे हमीरदेव चौहान, जिनके लिए कहा जाता है सिंह गमन और सतपुरुष वचन कदली फले एक बार। ठीक है, तो इसी कहा किसके लिए जाता है, हमारे हमीरदेव चौहान के लिए कि सिंह गमन कि जब शेर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो जब वो आगे बढ़ जाता है तो पीछे मुड़ के कभी नहीं देखता कि पीछे यदि कोई हिरण भी हो तो उसे माफ़ कर देता है, छोड़ देता है। कि सिंह गमन कि शेर एक बार आगे चल गया तो चला गया, वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। और फिर दूसरी बात होती है जैसे सतपुरुष वचन, सतपुरुषों ने जो एक बार वचन कह दिए तो सही कहा या गलत कहा उसका वो पालन जरूर करते हैं। और कदली फल एक बार, कदली का मतलब होता है केले का पेड़, केले के पेड़ में क्या है एक ही बार फल आता है। तो ये सब बातें किसके लिए कही है, हमारे हमीरदेव चौहान के लिए। क्या कहा गया कि वो जो एक बार ठान लेते थे तो वो उसको करके ही बताते थे। और ये हमारे हमीरदेव चौहान थे। अब हमीरदेव चौहान हमारे रणथंभौर के शासक थे। कहाँ के, रणथंभौर के शासक थे। और रणथंभौर के जितने भी शासक हुए हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन रहे, हमारे हमीरदेव चौहान। अब उनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, उनके बारे में हमें नयन चंद्र सूर्य की एक किताब है हमीर महाकाव्य और जोधराज की एक किताब है हमीर रासो, इन ग्रंथों से पता चलता है उनके बारे में। अब बात करें हमीरदेव चौहान की, तो हमीरदेव चौहान एक प्रतापी शासक हुआ करते थे। और उनके जब वो क्या कहते हैं जवानी का समय था तो जवानी के समय में उनके पिता जयतर सिंह इस चीज़ को समझ जाते हैं कि अब उनका शासनकाल क्या है जो हमारे हमीर के देव चौहान के हाथों में जाना चाहिए। तो उनके जो राजा रहते हुए या उनके जिंदा रहते हुए 1282 में उनके पिता थे जयतर सिंह, तो जीवित रहते उनको गद्दी पे बैठा देते हैं। नहीं तो सारे राजा क्या होते हैं पिता की मृत्यु पे या फिर राजा की मृत्यु के बाद ही नया राजा बनता है। लेकिन हमारे जयतर सिंह जिनकी हमारी 32 खंभों की छतरी है तो आप देख सकते हैं, तो वो अपने जीवित समय में ही क्या हमीरदेव चौहान को राजा बना देते हैं या फिर गद्दी पे बैठाते हैं। अब वो भी समझते थे हमीर क्या है एक महत्वाकांक्षी राजा है, अपने साम्राज्य को रक्षा भी कर लेगा साथ ही साथ क्या बढ़ाने का प्रयास भी करेगा। अब हमीर क्या था, एक महत्वाकांक्षी राजा था। उसके जैसे गद्दी पे बैठा और बैठने के साथ ही उसकी सल्तनत में उसने क्या किया, दिल्ली सल्तनत में अराजकता पैदा कर दी। अर्थात पैदा नहीं, ये बात उसकी है जब वो गद्दी पे बैठता है तब उस समय क्या होता था जो हमारे दिल्ली सल्तनत थी उसमें वैसे भी लड़ाइयाँ चल रही थी। लड़ाइयाँ का मतलब वो बहुत ही कमज़ोर था, दिल्ली सल्तनत क्या थी, कमज़ोर थी। फिर दिल्ली सल्तनत कमज़ोर थी तो हमीर ने सोचा क्यों ना हम दिल्ली सल्तनत को जीत लें और भारत में वापस पृथ्वीराज चौहान जैसा क्या कहते हैं हिंदू साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करें। तो ऐसी स्थिति में क्या है दिल्ली के शासकों की ओर से निश्चिंत हो गए हमीर और उन्होंने अपनी विजय यात्रा शुरू कर दी कि यदि मैं इधर उधर के क्षेत्र को जीतता हूँ कि दिल्ली वाले मेरे को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि दिल्ली तो वैसे ही कमज़ोर है। दिल्ली कमज़ोर है क्यों, क्योंकि उस समय हमारे खिलजी वंश का शासन चल रहा था। जो खिलजी वंश का शासन चल रहा था तो खिलजी वंश इतना मजबूत नहीं था कि वह अमीर को रोक पाए। अब इसी तरह की बात करें तो उसने क्या किया 1291 में से पहले एक दिग्विजय यात्रा की और अपनी सीमा और शक्ति में अभिवृद्धि कर ली। अर्थात दिग्विजय यात्रा का मतलब होता है हमारे अपने आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उनको जीतने का प्रयास करना, अपने साम्राज्य का विस्तार करने की कोशिश करना। तो इस तरह 1291 तक उन्होंने बढ़ाते बढ़ाते अपनी शक्ति को काफ़ी बढ़ा लिया था। और उसने क्या किया, जो हमारे हमीर थे उन्होंने क्या किया, कई राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का अंग बना लिया। लेकिन हमीरदेव चौहान की एक अच्छी बात ये होती थी कि जो जिस राज्य से वो युद्ध करते थे और जिसको जीते थे तो वह अपने साम्राज्य में मिलाते नहीं थे, वह केवल उससे टैक्स लिया करते थे। और ये सबसे अच्छी नीति मानी जाती है। और यही नीति हमारे जो अशोक थे तो अशोक के द्वारा भी अपनाई जाती थी। अब नीति का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि ये कोई राजा है, अब यदि ये राजा दूसरे किसी राज्य पर हमला करता है, इसको हरा देता है, अब यदि इसको मिलाएंगे, इसके अंदर यदि ये मिला लेता है तो इसकी जनता कभी भी स्वीकार नहीं करती इस पुराने वाले राजा को। इस राजा को कभी अपना राजा स्वीकार नहीं करेगी और वहाँ पे क्या अराजकता फैल सकती है। तो ये राजा क्या करेगा, इस राज्य से हमेशा केवल टैक्स लेगा और टैक्स लेके इसको छोड़ देगा।
और ऐसा ही हमारी इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा हुआ था। इंदिरा गांधी सरकार की बात करें तो आप सोचेंगे अचानक इंदिरा गांधी सरकार कहाँ से बीच में आ गई इसमें। तो जैसे हमारा 1971 का युद्ध हुआ था, 1971 में जो हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, जिसके अंतर्गत क्या हमारे बांग्लादेश देश की स्थापना हुई थी। किसकी? बांग्लादेश देश की स्थापना हुई थी। तो हमारे जो भारत का जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, तो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, तो इसमें ये वाला फ्रंट था, जो ये वाला फ्रंट था, तो इस वाले फ्रंट पे जो पाकिस्तानी सेना लड़ रही थी, तो जैसे भारत ने इस पे हमला किया पाकिस्तान पर, तो हमारे 93 हमने क्या किया, पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को पकड़ लिया। कितने? 93,000 सैनिकों को पकड़ लिया। अब भारत के पास पूरा का पूरा चांस था कि पाकिस्तान के कितने 93,000 सैनिक भारत के कब्जे में थे। तो भारत क्या इन 93,000 सैनिकों के बदले में पूरा का पूरा कश्मीर ले सकता था। चाहता तो भारत क्या कर सकता था, पूरा का पूरा कश्मीर ले सकता था, लेकिन भारत ने क्या किया, उन 93,000 जो फौजी थे पाकिस्तान के, उनको बाइज्जत पूरे के पूरे पाकिस्तान भेज दिया। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी सरकार भी ये मानती थी कि यदि हम ज़बरदस्ती उस क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिलाने की कोशिश करेंगे, तो जो पीओके वाला क्षेत्र है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड वाला कश्मीर वाला क्षेत्र, तो वहाँ की जो जनता है वो भारत के शासन को स्वीकार नहीं करेगी, और उस शासन को स्वीकार नहीं करेगी तो भारत के अंदर क्या अराजकता फैलने की संभावना बढ़ सकती है। तो वैसे की वैसे नीति हमारे किसके द्वारा अपनाई गई थी, हमारे हमीर के द्वारा अपनाई गई थी, या फिर उल्टा देखें तो इंदिरा गांधी ने हमारे हमीर की नीति या फिर अशोक की नीति अपनाई थी। अब बात करें हमीर की, तो हमीर ने क्या, भीम रस के जो शासक थे अर्जुन, धार का शासक, धार का परमार शासक, मेवाड़ का शासक समर सिंह, सबको हरा दिया और राजस्थान में अपना दबदबा बना लिया। और राजस्थान क्या, पूरे देश के अंदर एक भी ऐसा शासक नहीं था जो राजा हमीर को चुनौती दे सके। अब मेवाड़ के बाद वह आबू पे जाते हैं, काठियावाड़ वर्धनपुर पे जाते हैं, पुष्कर, चंपा, त्रिभुवनगिरी, ये होता होता स्वदेश लौटता कौन, हमारे जो हमीर है, ये स्वदेश है। तो स्वदेश लौट जाता है, अर्थात हमारे जो रणथंभौर आ जाता है और पूरी दुनिया को बता देता है कि हमीर जैसा कोई नहीं। अब हमीर जैसा कोई नहीं, तो कुछ दिनों बाद क्या है, ये चीज़ हमारे जो दिल्ली सल्तनत है उसको भी खलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों? क्योंकि जितनी विजय हो रही है इससे राजस्थान में रणथंभौर के चौहानों की राजनीतिक प्रतिष्ठा तो बढ़ गई, उनकी ख्याति क्या पूरी दुनिया के अंदर फैलती जा रही थी। अब जैसे जैसे हमीर चारों तरफ बढ़ रहा है तो उसके कदम क्या कहीं ना कहीं तो दिल्ली की तरफ भी बढ़ेंगे। अब हमीर का जैसे जैसे कदम बढ़ रहा था उसकी वजह से जो खिलजी वंश है, ये शय, ये में प्रिंट हो गया, ये वंश है, वंश का शय। तो खिलजी वंश है, इसके संस्थापक थे हमारे कौन, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी। तो वो सोचते हैं कि यदि मैं रणथंभौर पर आक्रमण करूँ, रणथंभौर के राजा हमीर को हरा दूँ, तो दुनिया तो वैसे भी हमीर को मानती है, और मैं भी हमीर को मार दूँ तो क्या होगा, दुनिया मुझे भी मानना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि नया नया राजा बना था जलालुद्दीन खिलजी, और नया नया राजा बनता है कोई भी, तो उसकी पहली कोशिश होती है कि वह दुनिया के अंदर अपनी धाक स्थापित कर सके। और धाक कैसे स्थापित होगी, उस समय का जो जो बाहुबली है उसको यदि हरा दे, मार दे, तो उसकी धाक स्थापित हो सकती थी। तो जलालुद्दीन खिलजी के सामने कौन था टारगेट, हमारे रणथंभौर। तो जलालुद्दीन खिलजी क्या रणथंभौर की ओर आकर्षित होता है, वो सोचता है कि आते हैं चलो रणथंभौर, कुछ दिन गुजारते हैं हमारे रणथंभौर के टाइगर रिजर्व में। तो वो आते और वो गुजारने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि 1291 में हमारे जलालुद्दीन खिलजी क्या है, झाइन के दुर्ग पर आक्रमण करते हैं और उस पर क्या अधिकार कर लेते हैं। कहाँ क्या, झाइन के दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं और दुर्ग की जो शिल्पकला और मंदिर है उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। जितनी भी मूर्तियां थी, दीवारें थी, चित्रकलाएं थी, सबको नष्ट करना शुरू करते हैं। आपको एक खास बात बता देते हैं, जो हमारे मुस्लिम संप्रदाय होता है, तो मुस्लिम के अंदर क्या होता है, जो मूर्तियाँ होती है और जो चित्रकलाएँ होती है उनसे वे नफ़रत करते हैं, संगीत कला से भी वो नफ़रत करते हैं। तो इस वजह से वो क्या है कि जैसे हमारे चाहे औरंगज़ेब हो, चाहे हमारे ये जलालुद्दीन खिलजी हो, तो ये सब क्या करते थे, भारतीय स्थापत्य कला में वैसे भी मूर्तियाँ, चित्रकला और ये क्या है काफ़ी कला के बहुत सारे अंग होते हैं, तो इनको नुकसान पहुँचाना वो शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं, उन्होंने झाइन का दुर्ग तो जीत लिया, तो उन्होंने सोचा झाइन का दुर्ग जीत लिया है तो रणथंभौर तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने सोचा चलो अब रणथंभौर की तरफ चलते हैं। हमारे जलालुद्दीन खिलजी साहब को पता नहीं
हमारे राजस्थान का एक ही टाइगर है, और वो भी कहाँ पे, हमारे रणथंभौर में। और उसकी तरफ बढ़ेंगे तो इतना आसान नहीं है, फिर जाते हैं। ठीक है, तो जब अमीर है, अमीर को पता चल जाता है कि दिल्ली की तरफ से हमारे यहाँ बारात आ रही है। बारात में दूल्हा कौन है, हमारे जलालुद्दीन खिलजी। तो वो कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, हम गेट ही नहीं खोलेंगे। तो गेट नहीं खोलेंगे तो बारात बाहर ही खड़ी रहेगी। तो ऐसा ही हुआ। हमीर ने दुर्ग के अंदर क्या किया, रसद सामग्री, खाने पीने का सामान इकट्ठा किया और बोला कि आ जाओ, जितनी देर आना है बारात को बाहर ही ठहरा दो। ठीक है, तो उन्होंने सारे के सारे सुरक्षात्मक रणनीति अपनाई और सुल्तान का प्रतिरोध किया, अर्थात गेट ही नहीं खोला। ये हमारी सबसे अच्छी नीति होती है। सभी जगह यही नीति होती है, गेट बंद कर लो, बाहर वाला चिल्लाता रहे तो चिल्लाने दो। तो यही हमारी नीति किसने अपनाई, हमीर देव चौहान ने। वो क्या है, किले के गेट बंद कर लिए, अंदर खाना पानी सारी व्यवस्था रख ली, सुरक्षात्मक जितनी रणनीति थी वो अपना ली, और इस तरह से उन्होंने सुल्तान का विरोध किया। अब बारात बाहर खड़ी रही। अब बारात जब बाहर खड़ी रहेगी तो गुस्सा तो आएगा ही। तो जलालुद्दीन खिलजी है, इस आक्रमण से काफ़ी दिनों तक प्रयास करने के बाद भी उनको सफलता नहीं मिली। ठीक है, और वो किले के अंदर घुस भी नहीं पाए। आक्रमण तो और लड़ाई करना तो बहुत दूर की बात है। तो थक हार के वो क्या करते, युद्ध बंद करके तो वापस दिल्ली लौट आते हैं। वो सोचते हैं मैं तो यार बारात लेके आया, लड़ाई होगी, मज़ा आएगा, लड़ाई हुई ही नहीं तो मज़ा कैसा। तो उन्होंने वापस दिल्ली लौटना सही समझा। और जैसे ही सुल्तान दिल्ली लौटता है, अमीर कहता है जैन दुर्ग तो अपने पास ही रहेगा। तो उन्होंने जैन दुर्ग पे दोबारा से आक्रमण किया और अपने पास ले लिया। तो वो हल्के में ले रहे थे हमारे हमीर देव चौहान को, हमारे जलालुद्दीन खिलजी। फिर 1292 में जलालुद्दीन खिलजी बोलता है कि चलो अगले साल फिर बारात लेके आते हैं। तो उन्होंने रणथंभौर पर दोबारा से आक्रमण किया, लेकिन दोबारा से भी वो की वही बात हुई। हमीर को जैसे पता लगता है, वह क्या करता है, गेट बंद कर लेता है और सारे के सारे सामान, खाने पीने का सामान अंदर रख के बैठ जाता है। वो सोचता है बाहर बैठे रहेंगे, कितने एक दिन बैठेंगे दिखे। और थक हार के वापस फिर से जो जलालुद्दीन खिलजी है वह वापस दिल्ली चला जाता है कि मज़ा ही नहीं आ रहा, मैं हमीर देव चौहान को हराना चाहता हूँ। और हमीर देव चौहान तो अंदर बैठ जाता है और बाहर। और ये एक तरह की रणनीति होती है, ये एक तरह की रणनीति होती है जो दुश्मन से, आप ही सोचते हो कि ये तो डरपोक की निशानी है, लेकिन हमीर देव चौहान कभी भी डरपोक नहीं था। उन्होंने जितने भी युद्ध लड़े हैं सारे युद्ध जीते हैं। केवल एक ही युद्ध था, अलाउद्दीन खिलजी के साथ होने वाला युद्ध, वह युद्ध ही वह हारते हैं। और जो भी केवल धोखे की वजह से हारते हैं, नहीं तो हमारे हमीर के द्वारा कोई सा भी युद्ध हारा नहीं गया है। आप ये सोचेंगे तो अब ये बात है, जैसे मान लो कि ये हमारे किला है, किले के अंदर हमारे हमीर देव चौहान और सारे सैनिक हैं। अब चारों तरफ से यदि कोई दुश्मन सेना है, उसको कवर करती है लड़ाई करने के लिए, उसके चारों तरफ बैठी है। अब जैसे हमीर देव चौहान के पास मान लो 10,000 सेना है, और दुश्मन सेना के पास कितने हैं, दुश्मन के पास हमारे 50,000 सेना है। अब ये लड़ना तो कोई समझदारी वाला काम है नहीं। अब ये दोनों आपस में लड़ेंगे तो साफ ही है, 10,000 वाली सेना मारी जाएगी, क्योंकि संख्या में भी कम है। अब ये दोनों आपस में लड़ेंगे तो हारेगी तो यही। अब इसमें वीरता दिखाने वाली बात नहीं है। तो हमीर देव चौहान क्या करते थे, किले के अंदर बैठ जाते थे। थोड़े दिन बाद जैसे जैसे समय बीतता था, तो 50,000 सेना के पास जो खाना वाना लेके आए होंगे, वो खाना वाना कितने दिन चलेगा, 10 दिन चल जाएगा, 15 दिन चल जाएगा। 10-15 दिन के बाद उनका खाना खत्म होना शुरू हो जाता था। धीरे धीरे क्या, वो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते थे, वो मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो जाते थे। और जब वो मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते थे दुश्मन सेना, तब ये 10,000 वाली सेना इस पे आक्रमण करती थी। और आक्रमण करने के बाद 50,000 के 1 लाख को भी हराना बहुत आसान है। तो ये भी एक राजनीतिक रणनीति होती थी पुराने राजाओं की, जिसमें क्या है, वो दुश्मन सेना को हराने की कोशिश करते थे। क्यों, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी, जो सेना है उनकी जिम्मेदारी भी हमारे हमीर के पास थी। वह यदि उनको नहीं बचाएगा तो कैसे चलेगा। तो ऐसे करते करते 2 बार हमारे जलालुद्दीन खिलजी 1191 में 1192 उनमें रणथंभौर पे आक्रमण करते हैं, लेकिन वो जीतने का प्रयास भी करते हैं। जीतना तो दूर की बात है, वो अंदर तक जा भी नहीं पाते। लेकिन 1296 में क्या, अपने चाचा जो जलालुद्दीन खिलजी है ना, उनका भतीजा आता है अलाउद्दीन खिलजी। वो कहता है कि चाचा आपसे नहीं हो पाएगा। तो उनको मार देता है, उनकी हत्या कर देता है और खुद राजा बन जाता है। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी हमारे रणवीर सिंह है ही खतरनाक आदमी। तो आपने यदि मूवी देखी है पद्मिनी वाली, रतन सिंह वाली, जो तो
उसके अंदर आप देख सकते हैं। वैसे भी हमारे रणवीर सिंह है वो खतरनाक लुक्स के अंदर दिखाई देते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी तो अमीर से भी ज़्यादा महत्वाकांक्षी शख्स था। वो कहता था मैं पूरी दुनिया को जीत लूँगा। क्या? पूरी दुनिया को जीत लूँगा। शुरुआत भारत से करूँगा, भारत से करूँगा। तो शुरुआत में क्या करूँगा, पहले साउथ में जाऊँगा। जैसे वो साउथ में जाने की सोचता है, फिर सोचता है कि बीच में तो क्या आएगा, हमारे रणथंभौर आएगा। और फिर उसको अपने चाचा की बेइज्जती याद आती। बेइज्जती कैसी कि मेरे मेरे चाचा बारात लेके गए और बारात को अंदर भी आने नहीं दिया। तो ये काला काम सबसे पहले किया जाएगा। तो सबसे पहले उन्होंने सोचा, पूरा भारत को जीतने की इच्छा थी उनकी, तो सबसे पहले जीतने की कोशिश करेगा। तो दिल्ली के पास में क्या पड़ता है, हमारे रणथंभौर। तो सोचता है दुनिया को तो बाद में जीतेंगे, पहले रणथंभौर को तो जीत ले। तो पहले वह क्या है, रणथंभौर जीतने के लिए लालायत हो जाता है। अब उस समय कहा जाता था कि रणथंभौर को जीतना तो बहुत दूर की बात है, आप रणथंभौर के अंदर तक नहीं घुस सकते। तो उन्होंने कहा, इसीलिए रणथंभौर क्या बोलते थे, अभेद दुर्ग। अभेद दुर्ग का मतलब लड़ाई तो बाद में करोगे जब आप अंदर घुसोगे। तो उन्होंने कहा पहले अंदर घुसने का टेक्निक लगाएंगे हम। क्या? अंदर घुसने की टेक्निक लगाएंगे। अब बात आती है कि थोड़ा बहुत वैसे सोच ही रहा था वह, क्या अलाउद्दीन खिलजी इस बात को सोच ही रहा था। लेकिन अचानक ही क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी का एक अभियान होता है, कहाँ, गुजरात का। कहाँ? गुजरात का एक अभियान होता है। अब गुजरात के अभियान के दौरान क्या होता है कि उनकी जो बीवी होती है हमारे अलाउद्दीन खिलजी की, उनका एक प्रेमी होता है, साथ ही साथ एक सेनापति होता है। क्या? एक सेनापति होता है और इनका एक प्रेमी होता है। तो जैसे उनको पता चलता है अलाउद्दीन खिलजी को, तो कि एक सेनापति उनको धोखा दे रहा है, साथ ही साथ एक और दूसरा व्यक्ति है उनको धोखा दे रहा है। तो ये जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है तो वो कुछ आदमियों को भेजते हैं इनको मारने के लिए। अब इनको मारने के लिए भेजते हैं कहाँ, गुजरात। और जैसे इन लोगों को पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी हमें कभी भी मार सकता है, तो इनको एक चीज़ पता थी कि यदि हमारे हिंदू शासक है, आप उनकी शरण में चले जाओ तो ये मर जाएंगे, लेकिन आपको हाथ भी नहीं लगाने देंगे। तो ये क्या करते हैं, हमारे भाग के जाते हैं रणथंभौर। रणथंभौर के राजा हमीर से कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी हमें मारना चाहता है, आप हमें बचा लो। वो कहते हैं बचा लेंगे। अब इनकी ये गलती भी है, छोटी सी गलती, कि आप दूसरे के दुश्मन को आप शरण देंगे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। फिर अलाउद्दीन खिलजी क्या है, हमारे हमीर को एक संदेश भेजते हैं कि हमें आपसे किसी भी तरह की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, हम आप पे कोई आक्रमण भी नहीं करना चाहते, आपका भी नुकसान हमारा भी नुकसान नहीं करना चाहते। आप सिर्फ ये दो जो लोग हैं इनको आप हमें सौंप दीजिए। ये हमारे दुश्मन है, इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, आप इन्हें सौंप दीजिए। लेकिन अमीर देव चौहान थे, उनको पुरानी बात याद आ जाती है। कौन सी? हमारी जलालुद्दीन खिलजी वाली बात। और वो कौन सी? कि आते हैं और गेट के बाहर ही बैठ के चले जाते हैं। वो सोचता है कि अमीर देव चौहान सोचते हैं कि इनको भी देख लेंगे। फिर दूसरी बात देखें, जो भारत की परंपरा थी, तो भारतीय परंपरा भी यही कहती थी कि यदि कोई भी व्यक्ति आपकी शरण में आ जाए तो आप अपना जीवन न्यौछावर कर दो, लेकिन आप शरण में आए व्यक्ति का रक्षा करना जरूरी है। तो इसी वजह से क्या है, वह उन दोनों को सौंपते नहीं है। अब देख ले इसमें, जो हमीर देव चौहान ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के जो शत्रु थे उनको अपने यहाँ शरण दे रखी थी। अब इससे क्या, अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि ऐसा तो नहीं है कि हम रणथंभौर को जीतना नहीं चाहते, रणथंभौर को जीतना तो चाहते हैं, अब बहाना भी हमें मिल गया है। तो उन्होंने कहा कि अब चले रणथंभौर की सैर करने। टिकट है 856 रुपये। ठीक है, तो रणथंभौर की टिकट कटा लेते हैं हमारे अलाउद्दीन खिलजी, और सफारी के लिए गाड़ियाँ ले लेते हैं। गाड़ियाँ लेके रणथंभौर की यात्रा शुरू कर देते हैं। अब सुल्तान का आदेश था, तो सुल्तान के आदेश पर वो कहते हैं कि पहले उनके दो सेनापति उलूग खां और नुसरत खां, इनको सेना लेके हमारे रणथंभौर की तरफ भेजते हैं। उनको कहते हैं देख के आओ, टाइगर वाइगर दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, अगर दिखेंगे तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं भी आ जाऊँगा। तो वो जाते हैं, उलूग खां नुसरत खां। अब उनको कहते हैं कि हमारे जो चाचा थे, हमारे चाचा विधायक साहब हमारे कौन, जलालुद्दीन खिलजी, कि उन्होंने झैन का दुर्ग तो जीत लिया था। तो ये भी जाते हैं, अब भाग के पहले झैन का दुर्ग जीत लेते हैं। तो दोनों की संयुक्त सेना ने क्या किया, झैन की ओर से रणथंभौर पर आक्रमण किया। पहले झैन का दुर्ग जीत लेते हैं और झैन के दुर्ग जीतने के बाद कहाँ जाते हैं, रणथंभौर पर आक्रमण करते हैं।
अब बात करें हमारे जो सेना थी, तो सेना ने आसानी से जैन का दुर्ग तो जीत लिया और जी भरकर नगर को लूटा। जैन के पास में जो शहर था उसको लूटा। अब जैसे हमीर को सब पता चल जाता है, हमीर ने आदेश दिया तो राजपूती सेना क्या जैन की ओर बढ़ी और तुर्की सेना को खदेड़ दिया। उन्होंने कहा कि भैया हम रणथंभौर को तो दूर की बात है, जैन के दुर्ग की तरफ भी आपको आंख उठा के नहीं देखने देंगे। अब तुर्की सेना थी, तुर्की सेना ने फिर से जवाब दिया और रणथंभौर पर घेरा डाल दिया। क्या? रणथंभौर पर घेरा डाल दिया। जैसे हमारे रणथंभौर है, रणथंभौर के चारों तरफ उन्होंने घेरा डाल के क्या है कह दिया कि अब रणथंभौर हमारा होके रहेगा। रणथंभौर क्या अब हमारा होके रहेगा। तो इस तरह से उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की। फिर हमारे रणथंभौर के जो दुर्ग है, जो किला है, उसके प्राचीर से राजपूती सेना ने बहुत सारे प्रहार किए और प्रहार में क्या होते थे, बड़े बड़े पत्थर लुढ़का दिए जाते थे। क्यों? क्योंकि ये जवान किले होते थे ऊंचाई पे होते थे। जैसे भी कोई सैनिक उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता था, बड़े बड़े पत्थर लुढ़का दिए जाते थे। साथ ही साथ तीर कमान के जरिए उनको घायल करने का प्रयास किया जाता था। तो इस तरह के प्रयासों से जो हमारे नुसरत खां थे, नुसरत खां साहब, ये पूरी तरह घायल हो जाते हैं और उस वहीं पे मारे जाते हैं। तो आप इनको देख सकते हैं, जो नुसरत खां साहब है ये मारे जाते हैं। 2 सेनापतियों में से एक सेनापति तो मारा गया। अब जो राजपूती सेना है उन्होंने वो दुर्ग से बाहर निकलती है। अब तुर्की सेना पर जोरदार हमला करती है और उलुग खां के भी प्राण बचाने के भागना पड़ता है। जो हमारे दूसरे खां नुसरत खां तो मारे गए, दूसरे खां साहब थे हमारे कौन, उलुग खां साहब। तो ये भी इनको भी भागना पड़ा और इस तरह से जो हमारी जो अलाउद्दीन खिलजी है, इनकी सेना तितर बितर हो जाती है, अर्थात वहाँ से भाग जाती है। अब जैसे ये खबर हमारे अलाउद्दीन खिलजी को पता चलती है, क्या? जैसे ये खबर हमारे अलाउद्दीन खिलजी को पता चलती है कि हमारी सेना है और सेना के दोनों सेनापति इधर से उधर भागते फिर रहे हैं, वो सोचते हैं कि यार मैं तो जिसको जीतने की बात कर रहा था पूरी दुनिया को जीतता, भारत को जीतता, अरे पड़ोसी हमें परेशान कर रहे हैं, पड़ोसी परेशान कर रहे हैं, तो भैया इनसे पार नहीं पड़ेगी, बारात लेके मेरे को ही जाना पड़ेगा, पड़ोसियों से पार नहीं पड़ेगी। तो अब अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं, रणवीर सिंह जैसा कोई नहीं। तो यही एक सिम्बा है जो सीधे सीधे रणथंभौर आ जाता है कि देश में या कहीं भी रहे, जंगल में एक ही शेर रहेगा। तो एक विशाल सेना लेता है और रणथंभौर की तरफ आक्रमण कर देता है। लगभग 1 साल तक रणथंभौर के बाहर सुल्तान अपना जो तंबू तान के बैठा रहता है, घेरा डाल के बैठा रहता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे अमीरदेव चौहान है, उनकी पुरानी रणनीति खाना पानी रखो, साथ ही साथ क्या गेट ही मत खोलो, आक्रमण तो दूर की बात है। फिर अचानक हमारे अलाउद्दीन खिलजी है वो दिमाग लगाता है कि किसी भी किले के अंदर 1 साल तक का तो खाना पानी नहीं हो सकता, हो जाए तो हो जाए, 1 महीने का हो जाएगा, 1.5 महीने का हो जाएगा, खाना पानी दे दे 1-1 साल तक है, इसका मतलब कोई ना कोई तो एक गुप्त द्वार है। क्या? कोई ना कोई तो गुप्त द्वार है जहाँ से खाना पानी अंदर जा रहा है। क्या? जहाँ से क्या खाना पानी अंदर जा रहा है, और वो यदि गुप्त द्वार हमें पता चल जाए जिससे खाना पानी किले के अंदर जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, रणथंभौर के दुर्ग को जीतना हमारे लिए आसान हो सकता है। वो और फिर वो भी ये भी समझ गए कि यदि हम बाहर बैठे रहेंगे तो हम अमीर देव चौहान बाहर तो आने से रहा और हमारी सीधी सीधी लड़ाई नहीं होगी, तो क्यों ना हम अब टेक्निक अपनाते हैं। तो इस तरह वो समझ जाते हैं कि सैन्य तरीके से या लड़ाई के तरीके से तो हम अमीर को हरा नहीं सकते, तो क्यों ना हम छल कपट से इस दुर्ग को जीतने की कोशिश करते हैं। अब सुल्तान ने क्या कहा कि अमीर को कि चलो मान लेते हैं कि हम संधि करेंगे। संधि का मतलब ये होता है कि दोनों देश के राजा है आपस में बैठ के बातचीत करते हैं, कहते हैं कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, साथ ही जो यदि बीच का कोई रास्ता हो तो उसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप अब आपके सेनापति को हमारे पास भेज दो, आपके सेनापति हमारे पास आएंगे, हम बातचीत करेंगे, बातचीत करने के बाद जो भी बीच का रास्ता होगा उसको निकालने की कोशिश करेंगे और हम घर चले जाएंगे। तो अमीर के सेनापति वहाँ आते। अब वो कहते हैं कि अमीर के सेनापति जैसे ही वहाँ आते तो उनको कहते हैं कि तुम अमीर के सेनापति, हाँ, कितने दिन सेनापति रहोगे? तो हमारे अलाउद्दीन खिलजी ने उसको कहा, कितने दिन सेनापति रहोगे? कि जब तक हमारे अमीर रहेगा जब तक तो हम सेनापति रहेंगे, क्यों ना तुम हमारे साथ मिल जाओ, हम तुम्हें राजा बना देंगे। अलाउद्दीन खिलजी क्या कहता है सेनापति को, अमीर के, कि तुम हमारे साथ मिल जाओ, वैसे भी अमीर तो हार नहीं वाला है। क्यों? क्योंकि हमारी सेना देखिए, हमारी सेना 2 लाख की सेना,
तुम्हारे पास 10,000 की सेना, लड़ाई होगी तो अमीर तो हारेगा ही, और अमीर हारेगा और तुम हमारी तरफ हो जाओगे तो अगला राजा कौन बनेगा? हमारे सेनापति साहब। तो कहते हैं तो बहुत अच्छा है, अमीर को हरा के अपन क्या करते हैं, राजा बन जाते हैं। तो वो क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी उसके सेनापति को अपनी ओर मिला लेता है। किले में धीरे धीरे क्या है, खाने पीने की सामग्री भी खत्म होने लगती है। अब क्या करता है सेनापति, क्या कहता है कि भैया मैं एक काम करता हूँ, यदि उनको बाहर बुलाना है तो क्या करते हैं, उनका खाना खराब कर देते हैं। अब क्या होता है, हिंदू धर्म के अंदर जो मांस या जो मांसाहार से संबंधित चीजें होती है वो प्रतिषेध होती है। प्रतिषेध मतलब वो उनको ना तो टच करते हैं, नहीं खाते हैं। तो सेनापति के सैनिक क्या करते हैं, किले के अंदर जाते हैं और जो बची हुई खाने की सामग्री होती है उसमें क्या है, गायों की हड्डियों का चूरा मिला देते हैं। अब ये चूरा मिलाने की वजह से वो खाना क्या होता है, अपवित्र हो जाता है, और जितना भी खाना बचा हुआ था वह खराब हो जाता है, और सैनिक क्या करते हैं, उसको खाने से मना कर देते हैं। फिर हमीर भी समझ जाता है कि अब लड़ाई करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि खाना भी खत्म हो रहा है। यदि हम लड़ाई नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। तो वही है, वो मरता क्या नहीं करता। तो उन्होंने सोचा कि जो हमारी वीरता की परंपरा है कि हम भूखे तो नहीं मरेंगे, चाहे लड़के मरेंगे। तो फिर क्या होता है, ऐसी स्थिति में भूखे पास से राजपूत सैनिक क्या करता है, सर पे केसरिया कफन बांधते हैं और फिर क्या है, दुर्ग के गेट खोलते हैं और सीधे हमारे अलाउद्दीन खिलजी से जाके भिड़ जाते हैं। अब दिल्ली की जो विशाल सेना थी, वो भूखे शेर हमारे जब बाहर निकलते हैं रणथंभौर से, उनके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाती। लेकिन अचानक क्या होती है, एक खबर आती है कि हमीर मारा गया। सेना जब हमारी रणथंभौर की सेना है जो अलाउद्दीन खिलजी पर खूब भारी पड़ रही होती है, और जो हमारी जो सुल्तान की सेना वो इधर उधर भागने लगती है, लेकिन अचानक एक खबर आती है कि हमीर मारा गया। जैसे ही ये खबर फैलती है तो जो रणथंभौर के सैनिक थे उनका जो हौसला है वो अचानक टूट जाता है, और धीरे धीरे वो हारना शुरू कर देते हैं। तो हमीर क्या है, फिर इसमें वीरतापूर्वक मारा जाता है। तो जब हमीर मारा गया, अर्थात जो राजा ही मारा गया, तो फिर सेनापति वो सेनापति क्या, जो अलाउद्दीन खिलजी है, वो रणथंभौर पर अधिकार कर लेता है कब, 1301 में। अब 1301 में अधिकार कर लेता है। फिर उस हमीर का सेनापति कहता है कि लाओ अब मेरे को राजा बना दो। वो कहता है कि नहीं 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 नहीं, मैं तो झूठ बोल रहा था कि जो अपने राजा का नहीं सगा हो सका वो मेरा क्या सगा होगा। तो वह उस सेनापति को भी मार देता है। अब हमीर की बात करें, हमीर एक बहुत अच्छा राजा हुआ करता था, विद्वानों का और कलाकारों का आश्रय देता था, अर्थात अपने यहाँ पे रखता था, उनको संरक्षण देता था। बात साथ ही साथ वो एक शूरवीर योद्धा और कुशल सेना नायक भी हुआ करता था। क्यों? क्योंकि ये एक ही युद्ध था जिसमें वो हार जाता है, नहीं तो वो किसी भी युद्ध में नहीं हारता। और इस युद्ध में भी क्या, अलाउद्दीन खिलजी उसको नहीं हरा पाता। कई बात देखा है हमने कि कई किताबों में तो लिखा है कि 1.25 साल तक अलाउद्दीन खिलजी किले के अंदर प्रवेश तक नहीं कर पाता। लेकिन क्या है, एक छल कपट करके वह रणथंभौर को जीतता है। अब हमीर के लिए कहा जाता है कि हमीर ने 17 युद्ध किए थे, जिनमें 16 युद्धों में विजय हासिल की थी, और इसीलिए हमीर देव का नाम हमारे इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। अब बात आती है हमारे रावल रतन सिंह की। दूसरे शासक कौन आते हैं, हमारे रावल रतन सिंह। अब 1301 हो गया, फिर आएगा 1302। तो 1302 में हमारे मेवाड़ के शासक बनते हैं कौन, रावल रतन सिंह। ये हमारे मेवाड़ के शासक बनते हैं, चित्तौड़ के अंदर राज सिंहासन पर बैठ जाते हैं। अब क्या है, अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं कि भैया हमें तो पूरा पूरा देश जीतना है, देश जीतना है। रणथंभौर जीत लिया, अब आगे किसका नंबर है, मेवाड़ का। क्या, मेवाड़ का नंबर है। लेकिन वो ये कि मेवाड़ भी वो उसी राह पर था जो रणथंभौर की राह थी, कि हमें भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना है। तो वह रणथंभौर की तरफ और दिल्ली की तरफ बढ़ने की सोचता है कौन, मेवाड़। और यही कहा जाता था मेवाड़ के किले के लिए भी कि मेवाड़ का किला भी अभेद है, अर्थात उसको भी कोई भेदता नहीं है, अर्थात उसके अंदर भी कोई भी जा नहीं पाता। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि जब रणथंभौर को जीत लिया तो मेवाड़ कौन सी बड़ी चीज़ है। तो इस कारण क्या है, 1 साल के भीतर ही क्या करता अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर जीतने की कोशिश करता है या सोच लेता है, और इसी कारण वह क्या है, चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। अब इसका कारण क्या था कि जो उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, क्यों? क्योंकि मेवाड़ का प्रभाव बढ़ रहा था। धीरे धीरे जो हमारे अलाउद्दीन खिलजी है उसको लग रहा था कि जैसे दिल्ली सल्तनत मजबूत है वैसे मेवाड़ भी मजबूत होता जा रहा है। मेवाड़ की खुद की भी तो साम्राज्य विस्तार की लालसा थी।
उसका जो दुर्ग था उसका सबसे बड़ा सामरिक महत्व था। सामरिक महत्व का मतलब होता है कि यदि आपके पास चित्तौड़ का किला है तो आप मालवा पे भी अपना ध्यान रख सकते हो, गुजरात पे भी अपना ध्यान रख सकते हो, आप कांधार पे भी रख सकते हो, आप पेशावर पे भी ध्यान रख सकते हो, आप दिल्ली पे भी ध्यान रख सकते हो। तो ऐसा जो किला जिस पे क्या चारों तरफ जिस जो आपके अधिकार में हो और आप उससे चारों तरफ ध्यान रख सकते हो, तो वो बात आती है आपके सामरिक महत्व की। तो इस वजह से हमारे चित्तौड़ का किला क्या था, सामरिक महत्व का था, अर्थात उसको जीतने के बाद क्या है आप सभी क्षेत्रों पर क्या बराबर ध्यान रख सकते हो। तो चित्तौड़ के किले का सामरिक महत्व था। और साथ ही साथ देखें यदि कोई गुजरात जाए या दक्षिण भारत की तरफ जाएगा ना, तो रास्ते में हमारे क्या आएगा, चित्तौड़ का किला। तो इसी वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अब अलाउद्दीन खिलजी की एक विशाल सेना आती है, दिल्ली की तरफ से रवाना होगी। चित्तौड़ के पास में जो गंभीर और बेड़च नदी के किनारे पे पता ही हमें क्या, गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे पे क्या हमारे चित्तौड़ का किला है। और वहाँ कोई कैंप लगा लेती है कि भैया आज हमारी आज की पार्टी चित्तौड़ की तरफ से। तो चित्तौड़ की तरफ जाते हैं कि आज तो खाना वाना वहीं खाएंगे। अब जो हमारे रतन सिंह है, रतन सिंह ने पहले देख लिया था कि हमीरदेव चौहान को कैसे धोखा मिला था, और हमीरदेव चौहान ने कैसे साल 1.5 साल तक तो जो हमारे अलाउद्दीन खिलजी की सेना है उसको बाहर ही रखा था। तो वह भी यही टेक्निक अपनाता है, वह भी अंदर खाने पीने का सामान रखता है और गेट बंद कर लेता है। और ये हमारे जो राजा है इनकी बहुत अच्छी टेक्निक हुआ करती थी। तो इस वजह से चित्तौड़ के बाहर वो 8 महीने तक घेरा डाल के बैठे रहते हैं अलाउद्दीन खिलजी की सेना। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या कंटाल जाता है कि जहाँ भी युद्ध लड़ने जाता है वो अंदर गेट बंद करके बैठ जाते हैं। हम साल साल 1.5 साल तक बाहर बैठे रहे, ये तो कौन सी जमने वाली बात नहीं है। लेकिन क्या होगा कि अलाउद्दीन खिलजी क्या है 8 महीने तक तो गेट के बाहर वरमाला लेके बैठा रहता है। अब आप समझ गए होंगे वरमाला अर्थात जो हमारी रानी पद्मिनी है उनकी से संबंधित ये कहानी है। तो वैसे देखा जाए तो पद्मिनी कहानी झूठी भी हो सकती है, सच्ची भी हो सकती है, लेकिन मुख्य कारण अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर आक्रमण करने का क्या था कि वह किले को एक सामरिक महत्व का होने के कारण साथ ही साथ वह पूरे पूरे भारत पर विजय प्राप्त करना चाहता था। इस वजह से उन्होंने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। तो 8 महीने बाद जब वो समझता है कि ये किला भी जीतना आसान नहीं है, यहाँ भी हमें क्या है अपनी ट्रिक अपनानी पड़ेगी, तब अलाउद्दीन खिलजी क्या है कूटनीति का सहारा लेता है और फिर कहता है कि भैया वहाँ के सेनापति को कि आप अपने सेनापति को भेजो, मैं उससे बातचीत करता हूँ। कोई संधि निकालते हैं, बीच का सा रास्ता निकाल के और बात को ख़त्म करते हैं। अब वो कहते हैं कि हम सेनापति से तो बात नहीं करेंगे, यहाँ हमारा राजा होगा, सामने क्या होगा आपका राजा होगा। क्या होगा, हम एक तरफ तो हमारा राजा होगा, सामने आपका राजा होगा, दोनों राजा आपस में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, जो भी समस्या होगा उस समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो रतन सिंह कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं क्या डर गए। तो जो हमारे जो शाहिद कपूर है, शाहिद कपूर मतलब रतन सिंह, जो आपने यदि पद्मावत मूवी देखी होगी, पद्मावती मूवी के अंदर हमारे रतन सिंह का रोल कौन करते हैं, शाहिद कपूर। तो शाहिद कपूर कहते हैं कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, हम आमने सामने कुर्सी लगाएंगे, एक राउंड टेबल करेंगे, राउंड टेबल के अंदर एक तरफ तो हमारे अलाउद्दीन खिलजी होगा, तो दूसरी तरफ कौन होगा, हमारे रतन सिंह होंगे, और बातचीत करेंगे और संधि का हल निकालेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी राउंड टेबल होती है, अलाउद्दीन खिलजी एक तरफ आते हैं, रतन सिंह एक तरफ आते हैं। फिर अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं कि मैं तो झूठ बोल रहा था क्या, कि हम तो कोई बातचीत नहीं करेंगे, और उन्होंने रतन सिंह को कैद कर लिया। वो कहते हैं कि ये तो जमने वाली बात नहीं है। क्यों, क्योंकि राजपूतों का इस तरह कैद करने की क्या ज़रूरत है, आप हमसे लड़ाई कीजिए, लड़ाई करके जीत लीजिए। कि तुमने भी तो हमें 8 महीने तक या 10 महीने तक बार बार जब भी हम लड़ने के लिए आते गेट बंद करके अंदर बैठ जाते हो। तो हमने भी ट्रिक अपना ली। तो ट्रिक के दौरान क्या होता है कि संधि वार्ता के दौरान रतन सिंह बातचीत करने के लिए आते हैं जो हमारे उनके पड़ाव पर अलाउद्दीन खिलजी के। तो उस पड़ाव के दौरान ही क्या है रतन सिंह को कैद कर लिया जाता है। फिर हमारी रानी पद्मिनी कहती है, हमारे जो गोरा और बादल सैनिक होते हैं उनको कहती है कि हमारे महाराज को बचा के लाइए। तो गोरा बादल कहते हैं कि हम ज़रूर उनको बचा के लाएंगे। तो उनके प्रयासों से क्या होता है, रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी की कैद से मुक्त होते हैं और दोबारा किले में आ जाते हैं। अब बात वहीं की वहीं
रह जाती है। एक तो हमारे जो रतन सिंह है, रावल रतन सिंह, उनकी इंसल्ट हो जाती है, बेइज्जती हो जाती है। साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी की भी बेइज्जती हो जाती है कि उनकी कैद से एक व्यक्ति छूट के बाहर भाग जाता है। तो ये युद्ध तो अवश्यंभावी हो जाता है कि युद्ध तो होके रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी भी कहता है कि चाहे 1 साल लगे, चाहे 100 साल, मेरी कितने भी पीढ़ियाँ निकल जाए, मैं चित्तौड़ को जीत कर ही वापस जाऊंगा। अब इसमें भी वही होता है कि वह गेट बंद करके फिर भी बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के पास सेना होती है बहुत भयंकर, रतन सिंह के पास होती है सेना छोटी सी। ठीक है, तो दोनों में क्या होता है, बहुत भयंकर युद्ध होना तय होता है। अब धीरे धीरे क्या समय बीतता जाता है। समय बीतने के साथ ही किले के अंदर जो खाने पीने की सामग्री होती है वह खत्म होना शुरू हो जाती है। अब इस वजह से क्या होगा कि जब युद्ध अवश्यंभावी हो जाएगा, राजपूत सेना के लिए क्या, भीतर से निकलकर शत्रु पर टूट पड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह भी ये समझ जाते हैं कि भूखे मरने से अच्छा है युद्ध लड़के वीर गति को प्राप्त करे। तो वो क्या कहते हैं, हमारे सारे के सारे राजपूत सरदार केसरी वस्त्र धारण करते हैं और किले के गेट खोल देते हैं। अब रावल रतन सिंह और उसके सेनापति थे गोरा और बादल, ये सब वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारे जाते हैं। इधर हमारी रानी पद्मिनी है, ये विशेष संख्या में क्या स्त्रियों को लेके किले के अंदर ही जोहर कर लेती है। और इस तरह हमारे चित्तौड़ का पहला जोहर होता है। अब धीरे धीरे क्या, चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया। पहले हमारे 1301 में रणथंभौर पे, 1302 में 1303 में हमारे चित्तौड़ पर आक्रमण कर लेता है। क्योंकि 1302 में तो आता है लेकिन गेट ही नहीं खुलता, जीतेंगे कैसे, तो 2 आते आते 3 भी आ जाता है। तो 1303 में जाके वह चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। अभी जीतने के बाद हमारे जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ की जनता को कत्लेआम करना शुरू कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो कहते हैं क्योंकि इतने समय तक हम वैसे भी परेशान रहे, साथ ही साथ जो हमारे जो अलाउद्दीन खिलजी है वह इस्लाम धर्म के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने एक ऑप्शन दिया था चित्तौड़ की जनता को कि आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लीजिए, साथ ही साथ मुझे अपना सुल्तान स्वीकार कर लीजिए। लेकिन जो हमारे स्वाभिमानी चित्तौड़ की जनता थी, उन्होंने एक तो उनको सुल्तान मानने से मना कर दिया, साथ ही साथ इस्लाम धर्म को मानने से भी मना कर दिया। इस वजह से फिर उन्होंने क्या किया, चित्तौड़ की जनता को कत्लेआम करना शुरू कर दिया। ऐसा ही हमारे जो अकबर थे, तो अकबर पे भी लांछन अपने अकबर के जो, अकबर एक बहुत महान शासक माना जाता है मुगल काल का, लेकिन उनके ऊपर भी यही दाग है कि उन्होंने भी चित्तौड़ की जनता में कत्लेआम करवाया था। तो दोनों के लिए, दोनों के ऊपर ये बहुत बड़े बड़े दाग है चित्तौड़ के। तो हमारे जो मुस्लिम सैनिक है उन्होंने भी जी भर की जनता को लूटा। जो हमारे भव्य भवन है, मंदिर है, इन सबको धराशायी कर दिया। कुछ दिनों के बाद मेवाड़ का राज्य और चित्तौड़ का दुर्ग अपने बेटे खिजर खां को कहते हैं कि बेटा तुम जियो, तुम संभालो, मैं दिल्ली जाता हूँ। तो खिजर खां को वहाँ दे देता है और चित्तौड़ के किले का नाम बदल के खिजराबाद रख देता है। और ये सौंप के अलाउद्दीन खिलजी क्या वापस दिल्ली चला जाता है। अब सुल्तान जैसे दिल्ली वापस लौटता है तो राजपूत वीरों ने चित्तौड़ को जीतने के वापस प्रयास शुरू कर दिए। क्योंकि पिताजी तो चले गए, बेटे साहब है, तो बेटे साहब को तो भगाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि नेपोटिज्म नाम की भी कोई चीज़ होती है। नेपोटिज्म के अंतर्गत यही होता है कि शाहरुख खान बहुत महान और अच्छे जो एक्टर है, लेकिन उनके बेटे जो अब्राहम है ये कोई अच्छे एक्टर हो, या फिर सुहाना खान है ये अच्छी एक्ट्रेस हो, ये कोई अच्छी ज़रूरी बात नहीं है। तो उनको हरा दिया जाता है। और हमारे सरदार हमीर थे, सरदार है, ध्यान रखना, ये हमारे राणा हमीर नहीं है, ये सरदार हमीर है। तो सिसोदा गांव के थे, वो वापस 1326 में आते हैं के आसपास आते हैं, चित्तौड़ को दोबारा जीत लेते हैं और वहाँ पे एक सिसोदिया राजवंश की नींव डाल देते हैं। तो इस तरह हमारा चित्तौड़ का चैप्टर खत्म होता है। फिर आता है हमारे कानड़ देव का चैप्टर। कानड़ देव का चैप्टर की बात करें तो वही बात कि जो हमारे अलाउद्दीन खिलजी ये कहते हैं कि अब हमें दक्षिण भारत की तरफ बढ़ना है। दक्षिण भारत की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले रणथंभौर को जीत लिया, फिर चित्तौड़ को जीत लिया। अब चित्तौड़ को जीतने के बाद हमारा नंबर आता है जालोर का। ठीक है, जालोर की बात करें तो जालोर का उस समय का शासक कौन था? कानड़ देव। अब जालोर की बात करें तो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम एरिया में हमारे जालोर पड़ता था। जालोर का चौहान वंशीय राजाओं पे, वो जालोर पर क्या, चौहान वंश के राजाओं का शासन हुआ करता था। 1305 की बात करें तो कानड़ देव क्या जालोर का शासक बना हुआ था। अब जालोर की भी वही बात थी जो हमारे रणथंभौर की थी या मेवाड़ की थी। तो जालोर में भी जो कानड़ देव चौहान था
वह भारत की तरफ बढ़ना चाहता था, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। और फिर देखें अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी की भी ये थी कि हमारा अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। जालौर की महत्वपूर्ण और व्यापारिक और सामरिक स्थिति थी। इस वजह से कानड़देव चौहान के जो बढ़ते शक्ति प्रभाव को रोकने का उसकी कोशिश थी। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, जालौर को जीतने के लिए अपनी सेना को भेज देता है। अब एक पुरानी बात थी और पुरानी बात क्या थी कि अलाउद्दीन खिलजी जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता था, क्या सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था उसने, तो उसको ध्वस्त कर दिया। अब गुजरात विजय के बाद उलुग खां और नुसरत खां उसके दो सेनापति थे। एक विशाल सेना लेकर आ रहे थे, एक विशाल सेना लेकर आ रहे थे वापस। रास्ते में हमारे जालौर पड़ता था। गुजरात जाने का एक सीधा मार्ग है, रास्ते में जालौर था। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को जालौर से होकर गुजरने की अनुमति मांगी और कानड़देव ने मना कर दिया। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये हमारे दिल्ली है, ये हमारे गुजरात है। अब गुजरात के बीच में क्या पड़ता है, ये हमारा जालौर पड़ता है। ये क्या है, जालौर पड़ता है। अब जालौर की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि हम गुजरात जाना चाहते हैं, रास्ते में जालौर पड़ता है। तो कहा कि हमारी सेना को आपके राज्य में से होकर जाने दो। कानड़देव ने कहा कि भैया हम हमारे यहाँ से जाने नहीं देंगे, तो उन्होंने उस समय जाने से मना कर दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना क्या है, फिर मेवाड़ से होके जाती है। कहाँ से होके जाती है, मेवाड़ से होके जाती है। लेकिन जब हमारी जो अलाउद्दीन खिलजी है वह समझ जाते हैं कि इस बेइज्जती का बदला तो लेके ही रहना पड़ेगा, कि हमने तो कोई जान नहीं मांगी, हमने तो केवल रास्ते में से जाने की अनुमति मांगी थी, जान तो हम लेंगे अब आपकी। अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं कि भैया जाने की यदि अनुमति दे देते तो तुम्हारा क्या जाता, क्योंकि हम तो क्या है साइड में से भी उड़ के निकल लिए। तो इस वजह से सुल्तान की सेना क्या मेवाड़ से होके चली जाती है। अब मेवाड़ के क्षेत्र से होके जाती है, तो जो हमारे सुल्तान की सेना वो भी किसी से कम नहीं थी। रास्ते में जितने भी गांव आते थे वो उनको लूटते हुए और नष्ट करते हुए, भ्रष्ट करते हुए जाती है। गुजरात में काठियावाड़ को जीत लेते हैं और सोमनाथ मंदिर को तोड़ देते हैं और शिवलिंग को तोड़ के उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और शिवलिंग के टुकड़े क्या है अपने पास रख के वापस लाते हैं। तो उनको कहते हैं कि देखो हमने शिवलिंग को तोड़ दिया। और इस तबाही की वजह से जो ये तबाही मचाई उन्होंने, तो कानड़देव क्या है वो उसको पता चल जाता है कि जैसे मैंने अलाउद्दीन खिलजी को आने से मना कर दिया, अपने यहाँ से जाने से मना कर दिया, तो क्या है मेवाड़ से होकर चला गया। जो हमारे सोमनाथ है, तो सोमनाथ के जो मंदिर के शिवलिंग है उसको तोड़ दिया, उसके टुकड़े लेके भी आ रहा है, ऊपर से तोड़ा ही नहीं, उसके टुकड़े टुकड़े करके अपने साथ लेके आ रहे। कौन से सैनिक, हमारे उलुग खां और नुसरत खां, दोनों के दोनों सेनापति साथ लेके आ रहे हैं। तो वह समझ जाता है, कौन, कानड़देव, कि जो ये तबाही है पवित्र स्थलों को ध्वंस करने से कानड़देव बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है और वो सोचता है कि इस सुल्तान को सबक सिखाना पड़ेगा। अब वो समझ नहीं पाता। वो एक छोटा सा राजा सुल्तान हमारा अलाउद्दीन खिलजी है, हमारे रणवीर सिंह, तो रणवीर सिंह को हराना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी जब आप ठान लो तो डर के आगे जीत है, तो कानड़देव ने क्या, गुजरात से जब वो तबाही मचा के सेना आ रही थी सुल्तान की सेना, तो उस सेना पर आक्रमण किया और उसको लूट लिया, सारा धन भी छीन लिया। जो टुकड़े थे हमारे शिवलिंग के उनको भी छीन लेता है और उनको पास ही एक शिवलिंग है, उसको शिव मंदिर है, वहाँ पे स्थापित करवाता है। अब सुल्तान ने कहा कि एक तो मेरी बिल्ली और मुझसे म्याऊं, एक तो मुझे यहाँ से आने नहीं दिया, फिर दूसरी बात देखें तो मैं साइड से होके जा रहा हूँ तो साइड से भी नहीं जाने दे रहा, ऊपर से मैं दिल्ली का सुल्तान, भारत का सुल्तान, एक तो मेरा अधिकार पूरे देश के अंदर है और एक छोटा सा राज्य जिसको मुझे उससे कोई मतलब भी नहीं, मैं उसको परेशान भी नहीं कर रहा, मैं उसको कह भी नहीं रहा, मैं उससे पूछ भी नहीं रहा। लेकिन कुछ लोग क्या साइड में बैठे बैठे भी कूदते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। तो इस वजह से जो सोमनाथ से जो उनके सैनिक आ रहे थे उनको लूट लिया। तो इस वजह से क्या हमारे सुल्तान नाराज़ हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये युद्ध बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। किससे, हमारे कानड़देव से। अब कानड़देव साहब क्या करते हैं कि सुल्तान ने जालौर को जीतने के लिए अपने सेनापतियों को भेजा, कहा कि सेनापतियों को कि तुम एक काम करो,
कि जालोर को तो जीत लो। अब इसके लिए बहुत सारे पुराने कारण भी बताए जाते हैं इसमें। जैसे मान लो कि एक बार बुलाते हैं, मतलब कानड़ देव को कहते हैं कि एक बार कि तुम बताओ क्या दिक्कत है, तुम्हारे यहाँ से हमारी सेना जाए तो तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? तो कानड़ देव कहते हैं कि दिक्कत तो बहुत सारी है, तुम्हारे यहाँ ऐसे नहीं है, लड़कियों को छेड़ते हुए जाते हैं, गाँव को तबाह करते हुए जाते हैं, नष्ट भ्रष्ट करते हुए जाते हैं, जो मंदिर है उनको तोड़ते हुए जाती है तुम्हारी सेना, तो हम हमारे क्षेत्र के अंदर से तुम्हारी सेना को नहीं जाने देंगे। तो उसी समय क्या होती है, अलाउद्दीन खिलजी की बेटी होती है फिरोजा। अलाउद्दीन खिलजी की बेटी कौन होती है? फिरोजा। और कानड़ देव के बेटे थे वीरम देव, वह उनको देख लेती है और उनको वह क्या है, बहुत ज़्यादा पसंद आ जाते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी को जाके वो कहती है फिरोजा, उनकी बेटी, कि पापा पापा मुझे वीरम देव बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं कि ये तो हमारी ब्याह बनने वाले हैं। कौन? कानड़ देव। कानड़ देव कहते हैं कि हम मुस्लिम से शादी नहीं करते। साथ ही साथ वीरम देव से भी कहते हैं कि एक बार जाके बेटे से तो पूछ लो। बेटा कहता है कि मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ और मैं फिरोजा से शादी नहीं कर सकता। तो फिरोजा कहती है कि हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एक आदमी 4-4 शादी भी कर सकता है। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं फिरोजा से शादी नहीं करूँगा। तो अलाउद्दीन खिलजी इस जो नाराज़गी है इसको स्वीकार नहीं कर पाता। ऐसी बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सभी के द्वारा एक ही राय मानी गई है कि अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था और वह पूरे भारत को जीतना चाहता था, इसीलिए उसने क्या है, सभी आक्रमण किए थे। बाकी और बातें भी हो सकती है। तो फिर जो हमारे कानड़ देव है, तो कानड़ देव इस जो चुनौती है उसको स्वीकार करते हैं। और फिर एक छोटी सी लड़ाई के अंदर क्या होता है कि हमारे कानड़ देव के पुत्र वीरम देव मारे जाते हैं। आखिरी में 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना जालौर पर आक्रमण करने के लिए दिल्ली से रवाना की। 1308 में जालौर के प्रवेश द्वार पर सिवाना नाम के किले पर मुस्लिम सेना ने आक्रमण किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वही बात, गेट बंद करके अंदर बैठ जाती थी राजस्थान की सेना। बाद में क्या, देशद्रोहियों की मदद से, अर्थात वही ट्रिक अपनानी पड़ती है, किसी न किसी को अपनी तरफ करना पड़ता है, गुप्त द्वार का पता लगाना पड़ता है। तो छल कपट की मदद से अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने सिवाना के दुर्ग पर आक्रमण कर लिया। कानड़ देव ने सभी राजपूतों को कहा कि अब मरना है, लड़ना है और जीतना है या हारना है, लेकिन जो भी करना है लड़के ही करना है। इसकी वजह से जगह जगह अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर उन्होंने आक्रमण करने शुरू किए। मेड़ता के पास मलकाना में राजपूत सैनिक क्या सुल्तान की सेना पर टूट पड़े और सेनापति शम्स खां को उसकी पत्नी सहित बंदी बना लिया। ठीक है। और जब समाचार हमारे सुल्तान के पास पड़ा तो उन्होंने कहा कि भैया सब जगह मेरे को ही जाना पड़ेगा क्या, तो यहाँ पे भी मैं जाऊँगा। तो उन्होंने वो वहाँ से चल पड़े कि चढ़ पड़े नहीं, चल पड़े है। ठीक है। तो वह दिल्ली से चल पड़े। जालौर पहुंचकर सुल्तान ने क्या, दुर्ग के चारों तरफ घेरा डाल लिया। घेरा डालने के बाद क्या, और कानड़ देव ने अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ क्या किया, शत्रु हमारे अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी पर आक्रमण किया। अब वही बात होती है कि राजा बहुत समय तक हमारे अंदर बैठ जाता था। धीरे धीरे समय के साथ क्या होता है, उनकी रसद सामग्री भी खत्म होने लगती थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी भी समझ गया था कि जब भी हम राजस्थान में किसी भी राज्य पर या एरिया पे आक्रमण करेंगे तो बहुत सारा सामान लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि गेट तो खोलते नहीं है, लेकिन आखिर में उनको खोलना ही पड़ेगा। तो घेरे के लंबे समय तक चलने की वजह से किले के भीतर की रसद सामग्री खत्म होने लगती है। इससे राजपूती सेना की स्थिति कमजोर होने लगती है और सुल्तान की सेना की स्थिति मजबूत होने लगती है। और ऐसी स्थिति में एक दैया सरकार ने कानड़ देव से विश्वासघात किया और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने कहा सरकार ने दैया सरदार को कहा कि आप कानड़ देव के अंदर जो गुप्त द्वार है उसके बारे में हमें बताइए, हम सेना भेजेंगे और सेना को यदि जीत गई तो आपको राजा बना दिया जाता है। तो राज्य पाने के लालच में क्या है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को एक गुप्त दरवाजे के बारे बता देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की सेना रात के अंधेरे के अंदर रात में क्या है, गुप्त दरवाजे से किले में घुस जाती है। और जब, तो ये भी एक कहानी थी। कहानी में क्या होता है, क्या होता है, दैया सरकार होती है, दैया सरदार होता है, वह राज्य को पाने की लालच में
क्या हमारे अलाउद्दीन खिलजी को गुप्त द्वार के बारे में बता देता है। और जो पर्ची होती है उसके बारे में लिख के दे देता है। जब दैया सरदार है घर जाता है, खाना खाने जाता है, तो वो कहता है अपनी पत्नी से कि आज तो मुझे 56 भोग चाहिए। क्या आज तो मुझे 56 भोग चाहिए। तो उसकी पत्नी कहती है कि तुम्हें पता नहीं जालौर के चारों तरफ अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ है, चारों तरफ घेरा बना के बैठी है और तुम्हें 56 भोग चाहिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारे जो सैनिक है वह तो भूखे मर रहे हैं, वहाँ की तो रसद सामग्री खत्म हो रही है और तुम्हें 56 भोग चाहिए। वो कहता है कि अरे मूर्ख, कल तो मैं क्या है जालौर का राजा बन जाऊंगा तो आज मैं क्या पार्टी भी नहीं कर सकता क्या? तो उसकी पत्नी पूछती है कि ऐसा कैसे कि तुम कल जालौर का राजा कैसे बन जाओगे? तो वह भले मन से क्या है पूरी बात बता देता है अपनी पत्नी को। और अपनी पत्नी को जब वो बात बताता है तो उसकी पत्नी उससे विश्वासघात करती है और वह अंदर जाके जालौर के राजा कानड़ देव को ये चीज़ पूरी पूरी बात बता देती है। साथ ही साथ खाने के अंदर 56 भोग के साथ क्या है जहर मिला देती है खाने के अंदर और उसी के तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। तो इस तरह हमारी जो वीरांगनाएं हैं वो देशभक्ति का जो नमूना पेश करती है। और जैसे ही इस विश्वासघात का पता चलती है तो राजद्रोही पति को उसकी पत्नी ने तलवार से टुकड़े टुकड़े करके मार दिया, अर्थात हमारे दैय्य सरकार है उसकी पत्नी ने उसको मार दिया। दुर्ग में आसानी से पहुंची खिलजी सेनानी कानड़ देव ने अपनी राजपूत सैन्य सरदारों के साथ वीरतापूर्ण मुकाबला किया, लेकिन वह शीघ्र ही वीरगति को प्राप्त हुआ। कानड़ देव क्या एक शूरवीर था, शूरवीर योद्धा था, देशभक्त था, स्वाभिमानी शासक था। तो इस तरह हमने दिल्ली और राजस्थान के बीच में जितने भी संघर्ष हुए उन संघर्ष के बारे में देखा, उनके बारे में ठीक से जानने का प्रयास किया। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आपको कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।